जितना अभी तक कवर हुआ है उसमें हमने मूल कॉन्सेप्ट में लगभग चीजें सब कवर कर ली हैं। केवल एक लास्ट टॉपिक बचता है इक्विवेलेंट एंड टाइट्रेशन का। तो इक्विवेलेंट में इक्विवेलेंट वेट निकालना और टाइट्रेशन में टाइट्रेशन करना और उसके साथ साथ नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करना, बस 2-3 चीजें हमें बतानी रह गई हैं। और एक इक्वेशन में कैसे हम इक्विवेलेंट पे टारगेट करते हैं या कभी कभी हम टाइट्रेट करते वक्त कैसे वैलेंसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट की। अगर मैं आपको बताऊं तो इक्विवेलेंट की वेट की जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं सीधे आपको लेके चलता हूं इक्विवेलेंट वेट के फॉर्मूले की तरफ। जो इक्विवेलेंट वेट होता है या कोई वेट होता है, वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर। ओके, इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं मोल या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई n फैक्टर। ओके, अब n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर क्या है? मैंने कई बार बीच बीच में n फैक्टर या x फैक्टर को डिस्कस करने की कोशिश की है। इसको सीधे सीधे हम कभी कभी डायरेक्टली m डिवाइड बाई x लिख देते हैं। x यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर है या वैलेंस का मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स रिलीज हो रहे हैं या कितनी उसकी वैलेंसी शो हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली ये चलता है। ठीक है, अगर हम इक्विवेलेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स is equal to mass species divided by equivalent weight of that species। ये भी एक फॉर्मूला है। तो इन दोनों टर्म पे हम बात करते रहेंगे और नॉर्मलिटी को भी लेके चलते रहेंगे। तो हम एक इक्वेशन को करेंगे, चीजें आगे बढ़ाएंगे। बड़ा लंबा जाने वाला है लेकिन आई ट्राई की ठीक ठाक हो जाए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को n1 v1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जहां पर जो n है या n1 v1 या फिर nov से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी इसको n2 v2 लिखेंगे। जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स ऐसी हमारी कंडीशंस होंगी वैसे इनको शो करेंगे। n को हम यहाँ पर नॉर्मेलिटी बोलते हैं। ये भी मोलरिटी का दूसरा रूप है, बस केवल यहाँ पर x फैक्टर से डिवाइड करना होता है। लेकिन फिर भी हम क्योंकि हमें क्वेश्चंस करने हैं इसलिए हम स्टार्ट से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं नॉर्मेलिटी और मोलरिटी। देखो, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ मोलरिटी और नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में क्या होता है। जो मोलरिटी था वहां पर हमारा वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट होल डिवाइड बाई वॉल्यूम इनटू 1000 होता था अगर वॉल्यूम ml में लिया गया है तो। इसी तरह से नॉर्मलिटी का फॉर्मूला सेम होता है, बस यहां पर वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट कर देते हैं। बस वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम इन ml इनटू 1000। कहीं ना कहीं इसकी बात भी हमने कर ली है। एक दिन आपको मैंने बताया था कि अगर मान लो मोलरिटी हमारी 0.02 दी हो, मान लो, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी मोलरिटी होती है, अगर मान लो 0.02 H2SO4 दिया हो, तो हमें फाइनली इसकी मोलरिटी H+ की जब निकालते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम
2 से मल्टीप्लाई और करते हैं क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो 2 H+ निकलते हैं। तो एक तरीके का ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ये भी था, और इसी तरह से नॉर्मलिटी में भी होता है, एक्स फैक्टर से डिवाइड करते हैं क्योंकि इक्विवेलेंट वेट में डिवाइड बाई 2 हुआ रहता है, मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड बाई 3 हुआ रहता है, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मतलब नॉर्मलिटी भी हम निकालते वक्त मान लो ये मोलिटी हमें 0.2 दी गई है और हमें H2SO4 की नॉर्मलिटी निकालनी है, तो नॉर्मलिटी भी हम 0.02 into 2 कर देते हैं क्योंकि अब डिवाइड बाई 2 में इक्विवेलेंट वेट है, और इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है कि जितने भी उसके एन फैक्टर थे उससे ऑलरेडी डिवाइड किया जा चुका है। अगर मैं आपको फिर से समझाऊं इस बात को तो ये कुछ ऐसे होता है, इक्विवेलेंट वेट का मतलब है ऐसे H2SO4 है तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2, ठीक है। अगर ये H2SO4 है तो इक्विवेलेंट वेट इसका निकालेंगे तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 H2 हैं, मतलब एक ट्वाइस है, इसलिए यहाँ पर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अगर आप इसको उठा के फॉर्मूले में रखो, इक्विवेलेंट के फॉर्मूले में लिखो n, नॉर्मलिटी को फॉर्मूले लिखो तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम इनटू 1000। मैं आपको एक सिंपल सी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से समझना है इस बात को। अब इक्विवेलेंट वेट को हम मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम, और यहाँ पर डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर ट्वाइस से मल्टीप्लाई होगा इनटू 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया काम, हमारा काम बन चुका है। और यहाँ पर 2 इंटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम इनटू 1000। फिर से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर 2 इंटू मोलरिटी, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 2 इंटू मोलरिटी। यहां पर आ गई फॉर द H2SO4। अगर ये H2SO4 के लिए है तो जितना एक्स फैक्टर होता है उसी से डिवाइड करते हैं। यहां पर क्योंकि हम H2SO4 की बात कर रहे थे तो मोलरिटी H2SO4 के लिए निकल के आई। यही अगर अभी एक्स फैक्टर H2SO4 का मान लो F3PO4 गिवन होता तो F3PO4 लिखते टाइम यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू MW मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 3 हो जाता, और यहाँ पर राइट साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई ना होने की बजाय 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये टोटल हमारा मोलरिटी हो गया, राइट, ओके। तो 2 इंटू मोलरिटी 3 इंटू मोलरिटी, तो यहाँ पर भी नॉर्मलिटी ही निकालने की कोशिश की गई है। तो ये ओवरऑल हमने एक बेसिक डिफरेंस देखा है कि यहाँ पर डिफरेंस आता क्या है। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मलिटी के बारे में जो हम बात करते हैं, या इक्विवेलेंट के बारे में जो बात करते हैं। पहली बात तो इक्विवेलेंट मास, equivalent mass is a pure number which when expressed in gram is called gram equivalent weight. The equivalent mass of substance may have different values under different conditions. मैंने वही बोला कि यहाँ पर अभी इक्विवेलेंट मास कभी ये डिवाइड बाई 2 हो सकता है, कभी डिवाइड बाई 3 हो सकता है, तो ये डिफरेंट कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। जैसे इसमें बेसिसिटी एसिड की काम आ रही है कि यहाँ पर ट्वाइस H2SO4 है, H3PO4 है, तो यहाँ पर इसका हम यूज ले रहे हैं, लेकिन हर जगह ये यूज अलग अलग तरीके से हो सकता है, राइट।
ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दिस इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। that it will always be लेस देन मॉलिक्यूलर वेट। ये भी कोई जरूरी बात नहीं है, जैसे हमने डिवाइड बाई 2 किया, डिवाइड बाई 3 किया, तो आपको लग रहा हो कि हो सकता है कि डिवाइड बाई 2 हो गया हो और डिवाइड बाई 3 हो गया हो, तो हमेशा यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट की जो वैल्यू आएगी वो मॉलिक्यूलर वेट से कम होगी, लेकिन ऐसा हर वक्त नहीं होगा, राइट। चलो हम बात करते हैं पहले तो वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन की। वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशंस के अंदर हम बता देते हैं एलिमेंट्स के लिए क्या होती है। अरे हर किसी के लिए अलग अलग होती है और हर वो डिपेंड करता है कि कैसा हमारी सिचुएशन है। फॉर द एलिमेंट्स के लिए होगी वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। अगर हम यही चीज निकाल रहे हैं एसिड के लिए, ओके, तो वैलेंसी फैक्टर वही एक्स फैक्टर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ H प्लस रिलीज्ड पर एसिड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एसिड के लिए निकालेंगे तो जितने नंबर ऑफ एसिड्स जितने नंबर ऑफ निकलेंगे वही उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास मान लो कुछ एसिड्स गिवन है, जैसे मान लो कि HCl गिवन है, HNO3 गिवन है, H2SO4 गिवन है, H3PO4 गिवन है, HClO4 गिवन है, HI गिवन है, ठीक है, H3PO3 गिवन है, ठीक है। यहां पर जो इनका फैक्टर, मान लो इसका मॉलिक्यूलर मास सबका m है, इसका m है, इसका m है, इनका अलग m है, सबका अलग अलग हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि m है तो सबकी वैल्यू सेम हो जाएगी। इसका m है, इसका m है, इसका m है, ठीक है। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। तो जो इसका एसिड है ना, एसिड के पास क्योंकि एक ही वैलेंसी फैक्टर है, एक ही हाइड्रोजन निकल सकता है, इसलिए इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 1। HNO3 में भी एक ही निकल सकता है, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 1। H2SO4 में 2 निकल सकते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2। H3PO4 में 3 निकल सकते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 3। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 1। HCl4 में एक हाइड्रोजन निकल सकता है। HI में इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 1। और H3PO3 में 2 हाइड्रोजन निकल सकते हैं। आपको ये मैं बताऊंगा क्लास में, अगर कोई दिक्कत आती है तो। स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसे होता है, HP डबल बॉन्ड O OH OH। तो केवल 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो रिलीज हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2 होता है इक्विवेलेंट वेट। तो ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है, H3PO3 के लिए। तो क्या किया है हमने ओवरऑल, सब में एक्स फैक्टर से डिवाइड किया है, ठीक है, एक्स फैक्टर से डिवाइड किया है, आराम से हमें मिल गई है वैल्यू। आई डोंट थिंक यहां तक किसी को दिक्कत होनी चाहिए। हमें इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए कोई समस्या का सामना अभी तक नहीं करना पड़ा है। हमने सीधे सीधे इक्विवेलेंट वेट निकाला है। इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 3। तो हमने हर किसी का बस एक्स फैक्टर कैलकुलेट किया है और उस वैलेंसी फैक्टर या एक्स फैक्टर से डिवाइड किया, सीधे सीधे इक्विवेलेंट वेट मिल गया है। चाहते तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक सीधे मोलरिटी भी रख देते,
लेकिन क्योंकि हमें ये नए कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड करता है इसलिए इसकी जरूरत है, तो ऑब्वियसली हम इनको ट्राई करेंगे पढ़ने की, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अगर हम बेस की बात करें तो फॉर द बेस एक बार बात कर लेते हैं। बेस के लिए कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, तो फिर भी मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। डिफरेंट का मतलब जैसे एसिड में था वैसा ही होगा, लेकिन मतलब कि अब यहाँ पर बेस है तो बेस में OH माइनस निकलेगा, ठीक है। तो वैलेंसी फैक्टर is equal to valency factor is equal to number of replicable OH minus ion per base molecule। ठीक, number of replicable OH minus ion per base molecule। तो ये हमारा हो गया बेस के लिए। बेस में डिपेंड करता है, ऐसे मान लो CaOH का होल ट्वाइस है, NaOH है, AlOH का होल थ्राइस है, KOH है, ठीक है, और MgOH का होल ट्वाइस है। तो यहाँ पर कंडीशंस अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर जैसे m/2 हो जाएगा, यहाँ m/1 हो जाएगा, m/3 हो जाएगा, m/1 हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। तो जितना भी वैलेंसी फैक्टर है उससे हम डिवाइड कर देंगे, मतलब जितना इसमें OH माइनस आयन पर बेस निकल, ठीक है। तो ये हमें पता चल जाएगा। आई डोंट थिंक ये कोई दिक्कत यहाँ तक हुई होगी अभी। चलो आई डोंट थिंक की कोई दिक्कत यहाँ तक हुई होगी। अभी आगे बढ़ते हैं एसिड बेस रिएक्शंस की तरफ, जो जो हमारा टारगेट है। और इसी टारगेट के लिए हम ये पढ़ने आए हुए हैं, क्योंकि हमें टाइट्रेशंस को पढ़ना है। एसिड बेस रिएक्शंस, पहली चीज है, इन केस ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, इन केस ऑफ acid base reactions, the valence factor is actual number of the valence factor is actual number of H plus or OH minus replaced in the H plus or OH minus replaced in the reaction।
the acid or base may contain more number of replicable H plus and OH minus than actual replaced reaction. The acid and base can contain more number of replaceable H plus and OH minus ion than actually replaced in reaction. Okay. Valency factor for base is the number of H plus ion from the acid ध्यान से समझना इस बात को. बेस इज नंबर ऑफ H plus ions. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से ये भी एक है. वैलेंसी फैक्टर फॉर द बेस इज द नंबर ऑफ H plus ion from the acid replaced by each molecule of the base. Each molecule of the base. ओके. जैसे हम इक्वेशन लिखते हैं, मान लो कि कोई रिएक्शन है NaOH plus H2SO4 अब यहाँ पर 2 NaOH यूज किया जाएगा, तब जाके दोनों हाइड्रोजन में, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल निकलेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तब जाके इक्वल होके यहाँ पर 2H2O बन पाएगा. ठीक है. और क्योंकि 2H प्लस है तो 2OH माइनस चाहिए न्यूट्रलाइजेशन के लिए, तो इसलिए हमें रिएक्शन के लिए वैसे जाने पड़ेगा. लेकिन वैलेंसी फैक्टर फॉर द बेस इज नंबर ऑफ H plus ion from the acid replaced by each molecule of the base. each molecule मतलब NaOH अगर अकेला होता तो कितने H plus को रिड्यूस करता, कितने H plus को जाकर के वो अपने अंदर रिएक्शन करने के लिए ले आता या न्यूट्रलाइज करता. तो NaOH अगर अकेला होता तो केवल एक H plus को कर सकता था, इसीलिए यहाँ पर NaOH का जो इक्विवेलेंट वेट है वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 1. ठीक है बेटा, राइट इट डाउन. आई डोंट थिंक यहां तक कोई दिक्कत किसी को हुई होगी. आगे बात करते हैं वैलेंस फैक्टर फॉर एसिड. या वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड is the number of OH minus ion replaced from the base
from the base replaced from the base by each molecule of acid. जैसे अगर कोई रिएक्शन है, मान लो CaOH का होल ड्राइव है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में अगर आप इस रिएक्शन को करोगे H2SO4 के साथ, तो यहां पर CaSO4 बनेगा और प्लस 2H2O बनेगा, मतलब वाटर के भी दो मॉलिक्यूल आएंगे और CaSO4 यहाँ पर बन जाएगा, जो कि एक सॉल्ट है। अब दो हाइड्रोक्सिल आयन निकल करके आ रहे हैं, मतलब दो OH माइनस के दो मॉलिक्यूल निकल करके आ रहे हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन यहाँ पर 2H+ निकल करके आ रहा है। 2H+ दो हाइड्रोक्साइड आयन के लिए यहाँ पर रिएक्टिंग है। तो मैं अगर बोलूं कि यहाँ पर एसिड का आपको बताना है इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2। ओके, इक्विवेलेंट एसिड यहां पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ द बेस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2। क्यों? क्योंकि ये भी दो हाइड्रोजन के लिए जाएगा और ये भी दो हाइड्रोक्सिल के लिए जाएगा, ठीक है। तो हम दोनों का यहां पर निकाल सकते हैं। अगर ये रिएक्शन NaOH की होती तो यहां पर 2 NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस 2H2O आता, ठीक है। अब यहां पर एसिड भी एक और बेस भी एक, क्योंकि यहां पर एक एसिड एक एसिड का मॉलिक्यूल भरे 2H+ कर रहा है, लेकिन उसके पास निकालने के लिए एक मोल्स में एक ही हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। तो ऐसी केस में यहां भी इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 1, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1, और यहां भी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, बेस का और एसिड का दोनों। तो ये हो जाता है हमारा एसिड और बेस का इक्विवेलेंट। आई डोंट थिंक यहां तक कोई समस्या हुई होगी। ठीक है बेटा, चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, जिसके लिए हमने रेडॉक्स रिएक्शंस बार बार पढ़ी हुई हैं। अब उसकी बात हम करने वाले हैं, रेडॉक्स रिएक्शन से क्या ये रिलेशन रखता है, क्यों इसको हम इसके पहले हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही है, बैलेंसी फैक्टर इन द सॉल्ट। तो हम बात करने वाले हैं सॉल्ट के बारे में, और रेडॉक्स रिएक्शन इसीलिए हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। जब नॉन रिएक्टिंग कंडीशंस हो, ठीक है, मतलब रिएक्टिंग नहीं हो, पहला केस है सॉल्ट में इन द नॉन रिएक्टिंग कंडीशंस। ओके, नॉन रिएक्टिंग कंडीशंस में क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर is equal to total number of positive charge or negative charge total number of positive charge और negative charge total number of positive charge or negative charge present in the compound. Okay,
वैलेंसी फैक्टर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितने कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट कर लो या नेगेटिव कर लो, क्योंकि दोनों की इक्वलिटी होती है कंपाउंड के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा। अब मान लो हमारे पास जैसे Al2SO4 का होल थ्राइस है, यहाँ पर आपको पहले ही बताया हुआ +3 चार्ज होना चाहिए तभी ये ट्वाइस होकर 6 हो जाएगा, यहाँ पर -2 होना चाहिए तभी ये थ्राइस होकर 6 हो जाएगा, -6 -6, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। मान लो ये NaCl है, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1। मान लो हमारे पास ये FeSO4 है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2, क्योंकि Fe के पास पॉजिटिव 2 चार्ज और सल्फेट के पास नेगेटिव 2 चार्ज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं कि क्या हमारे पास लिया गया। अच्छा, अगर ये हाइड्रेटेड साल्ट है FeSO4.7H2 टाइप का, जैसे यहाँ पर हाइड्रेटेड सॉल्ट को कंसिडर नहीं करते हैं, वाटर को कंसिडर नहीं करते हैं, केवल आयरन या सल्फेट में जो भी है इनमें ले सकते हो, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2 हो जाएगा इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, तो EW इक्वल टू m/2 हो जाएगा। आई डोंट थिंक यहां तक किसी को कोई भी समस्या होने वाली है, ठीक है बेटा। चलो अब बात करते हैं रिएक्टिंग कंडीशंस में क्या होगा इक्विवेलेंट वेट। रिएक्टिंग कंडीशंस में अगर हम बात करें, जैसे मान लो कि वैलेंसी निकाल रहे हैं, मान लो हमारे पास गिवन है रिएक्शन Na2CO3 प्लस HCl gives NaHCO3 प्लस NaCl। यहां पर क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल सोडियम का निकला है और एक ही हाइड्रोजन लगा है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1 हो जाएगा अगर मैं इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करूं तो। और इसी Na2CO3 का अगर मैं नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में अगर इक्विवेलेंट वेट निकालूंगा, तो ऐसी कंडीशन में Na2CO3 का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर डिवाइड बाय 2 आ जाएगा और यहाँ पर डिवाइड बाय 1 आ जाएगा, राइट। तो ये रिएक्टिंग एंड नॉन रिएक्टिंग कंडीशंस की प्रॉपर कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि एक ही सोडियम निकला है और एक ही हाइड्रोजन को यहाँ पर रिएक्ट करवा पाया है अंदर, इसलिए यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूलर वेट में डिवाइड होगा, तब मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1 हो जाएगा। और Na2CO3 का होल हुआ, Na2CO3 अगर होगा मतलब यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल चार्ज सोडियम के पास भी पॉजिटिव 2 हो जाएगा और कार्बोनेट के पास नेगेटिव 2 है, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सी पार्ट, equivalent weight of oxidizing reducing agents in a redox reaction। जब रिडॉक्स रिएक्शन की बात की गई हो तब हमारा इक्विवेलेंट क्या हो सकता है, तब उस समय क्या बात हो सकती है, वही चीज हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इन द रिडॉक्स रिएक्शन हम क्या करते हैं, वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू टोटल चेंज in oxidation number per molecule। ओके,
यहाँ पर टोटल चेंज देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना है पर मॉलिक्यूल। जो चेंज होता है उसी से बस डिवाइड कर देते हैं मॉलिक्यूलर वेट को, और हमें मिल जाता है। मतलब नेट चेंज को कैलकुलेट करना है, चाहे वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो चाहे वो रिडक्शन रिएक्शन हो। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कोई दिक्कत यहां तक आनी चाहिए अभी। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लूं तो मैं बता सकता हूं कि क्या इसका नेट चेंज होगा। अगर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा तो नेट चेंज आ सकता है। नेट चेंज अगर मैंने बता दिया तो आराम से ये बता सकता हूँ कि क्या इसके पास इक्विवेलेंट वेट आना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर वेट से कितने को डिवाइड करेंगे, क्या उसका इक्विवेलेंट वेट होगा, हम पूरी पूरी कैलकुलेशंस कर सकते हैं फिर। ठीक है, चलो KMnO4 plus H2O2 gives Mn plus O2। यहां पर मॉलिक्यूलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट में रिलेशन बताना है फॉर द KMnO4। ठीक है, KMnO4 के मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट में क्या रिलेशन होगा। यहां पर KMnO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, राइट साइड में +2 है। जो इसका चेंज है वो 5 का नेट चेंज है। अगर आप देखो तो Mn की जो चेंजिंग आ रही है वो 5 की हो रही है, क्योंकि +7 से +2 में जा रहा है, इसलिए इसमें 5 से रिडक्शन हो रहा है। 5 का नेट चेंज हो रहा है, नेट चेंज है 5 का, और इसका हो रहा है रिडक्शन। तो आराम से मैं बता सकता हूं कि इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट के डिवाइड बाई 5 होगा, क्योंकि नेट चेंज इसका 5 आया। ठीक है, जो भी आया वही उसका मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड बाई हो जाएगा। आप कोई से भी इक्वेशन निकालेंगे उसमें आराम से फाइंड कर सकते हैं कि उसका इक्विवेलेंट वेट क्या आना चाहिए। अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट के बारे में जानकारी पता है तो आप उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया रेडॉक्स रिएक्शन के लिए चेंजिंग। तो हमने सभी के लिए इक्विवेलेंट वेट बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ी बहुत डिस्कशन करने वाले हैं नॉर्मलिटी पे, और हम टाइट्रेशन पे खत्म कर देंगे इस पूरे चैप्टर को। तो इसी तरह हमारा रेडॉक्स रिएक्शन के साथ भी हमारा मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत, और नॉर्मलिटी मैंने यहाँ पर बता दी है क्या होती है, कैसे मॉलिक्यूलर वेट से रिलेशन होता है, तो इस बात को जरूर एक बार गौर करें। यहाँ पर मैंने नॉर्मलिटी के रिलेशंस बता दिए हैं ऑलरेडी ये वाले, तो प्लीज इसको ध्यान देना और इसको सही से लिखना ताकि आपको बातें पता चले इनके बारे में। और ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट के बीच का रिलेशन हो गया। ठीक है, आई डोंट थिंक कोई दिक्कत यहाँ तक होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट।